Imran sir is a faculty in Bright Vision Academy, and he has been teaching CMA inter students for past 10 years now. And Imran sir is a renowned faculty of costing and cost and FM, and we'll be starting the costing session today. And guys, after the session, material costing, there is a small test which has been planned for all of you. So those students who are studying material costing for the very first time, they should also attend the test. And the students who have already done their material costing from anywhere, from wherever you've done, they should also give the test so that you are able to understand what is the level of preparation that you can have in this particular chapter. So first of all, I would like to place my sincere gratitude to Imran sir. Thank you so much, Imran sir, for taking out time for the students. Thank you for preparing for this session and enlightening students with your teaching. Sir, over to you. Please start the class. Thank you so much, Nikhil sir, for allowing me an opportunity to interact with the students. And let me tell you, it's going to be a fun to have a first live session with the students. Hello, students, or I should say hello, friends. Welcome to the live session. Sir, hello. Hello sir. Good evening. How are you guys Hello sir. doing? Good evening sir. कैसे हैं आप सब लोग? Good evening sir. वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो कैसी चल रही है क्लासेस? पूरी आशा है अब तो काफी अच्छी तैयारी हो गई होगी। Running fine sir. मैं ऐसे चल रहा है। मजा आ रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने में? चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो अब आप लोगों से मेरा इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो लेट मी टेल यू गाइस, जैसे आप लोग जानते हैं, यू आर गोइंग टू बी अ सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो गाइस हमारे नाम के साथ ही कॉस्ट जुड़ा हुआ है, तो इस सब्जेक्ट को हमें बहुत एक्सट्रीम लेवल पर स्टडी करना है। और मुझे कहना चाहिए इस सब्जेक्ट में हमें एक तरह से एक्सपर्टीज हासिल करनी है। क्लियर? क्या वो हमें मिलेगी? सर व्हाई नॉट? ठीक है, तो डेफिनेटली हम इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से सीखेंगे। और एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज आउट। तो आप अपनी क्वेरीज कोई से भी टॉपिक से रिलेटेड हो पूछ सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है गाइज, चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो जैसे से मुझे बताया गया था निखिल सर के द्वारा कि आज कुछ बच्चे जो है वो थोड़ा सा मटेरियल को लेकर चिंतित हैं कि उनकी क्वेरीज थी सर मटेरियल का टॉपिक पहले कराया जाए। चलिए गाइज शुरू करते हैं। एज यू नो, मटेरियल हमारी कॉस्ट का पहला एलिमेंट है। और लेट मी टेल यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मटेरियल। अगर आप पास पेपर को एनालाइज करें तो ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है मेरे ख्याल से, अकॉर्डिंग टू मी, जहां पर मटेरियल से सम ना पूछा गया। ठीक है, और ये यू नो हमारे इंस्टीट्यूट की आदत भी है, तो हर चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है गाइस, तो मटेरियल इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज मटेरियल। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, कौन आंसर देना चाहेगा कि व्हाट इज बेसिकली मटेरियल मींस? एनीवन? कम ऑन, आई एम लिसनिंग गाइस। कोई कहना चाहेगा कि मटेरियल क्या होता है? सर, डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। ओके, तो डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? ओके, मानस ने बोला सब्सटेंस विच यूज फॉर प्रोडक्शन। एनीबडी एल्सेस? नहीं, तुम लोग बड़ी टेक्निकल डेफिनेशन दे रहे हो। ठीक है जी, चलिए मैं बताता हूं। मटेरियल बहुत आसान टॉपिक है। सर मटेरियल होता क्या है? मटेरियल को हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज एक्चुअली इज द मटेरियल कॉस्ट। ठीक है गाइस, अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो मटेरियल मींस अ कॉमोडिटी। मटेरियल मींस अ कॉमोडिटी, एक प्रकार की वस्तु रिक्वायर्ड बाय एन अंडरटेकिंग, जिसकी आवश्यकता एक कंपनी के अंडरटेकिंग को होती है। सर क्यों होती है? टू मेक द प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, राइट, एंड टू प्रोवाइड सर्विसेज, और सेवाओं को जनरेट कराने के लिए। आर यू गाइस गेटिंग मी? तो मटेरियल बेसिकली क्या है? मटेरियल एक कॉमोडिटी है गाइस, एक वस्तु है, क्लियर, जिसके बिना प्रोडक्ट नहीं बन सकता। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो हम जानते हैं कॉस्ट के 3 मेन एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट यानी तत्व जिनसे मिलकर कॉस्ट बनती है। आर यू गाइस गेटिंग मी? और उसमें सबसे पहला एलिमेंट आता है मटेरियल। क्या आता है पहला एलिमेंट? मटेरियल।
तो इफ समबडी आस्क कि आप मटेरियल को कैसे डिफाइन करेंगे, जिन बच्चों ने बताया बिल्कुल सही बताया था, बहुत हार्ड डेफिनेशन नहीं है, बहुत ही मामूली सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मटेरियल मींस अ कमोडिटी। मटेरियल मींस वो वस्तु रिक्वायर्ड बाय एन अंडरटेकिंग, जिसकी आवश्यकता एक कंपनी, एक मैन्युफैक्चरर को होती है प्रोडक्ट को बनाने में। सो दैट इज कॉल्ड द मटेरियल कॉस्ट। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज व्हाट? द मटेरियल कॉस्ट। तो क्या यहां तक मेरा पॉइंट क्लियर है? सब लोग मेरी बात से एग्री हैं? कम ऑन एवरीबॉडी। यस सर। चलिए, तो मटेरियल क्या है? आज के बाद से कोई पूछे सर व्हाट इज मटेरियल, तो आप बोलोगे सर मटेरियल एक कमोडिटी, एक वस्तु है जिसके द्वारा कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है। क्लियर है? तो उसे हम बोलते हैं मटेरियल। क्या यहां तक क्लियर है? अब सर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं। एज यू नो, कॉस्ट क्या है भाई? पूरी की पूरी अकाउंटिंग प्रोडक्शन और सर्विसेज से रिलेटेड है। क्लियर है? बिना प्रोडक्शन मटेरियल के बिना हो ही नहीं सकती, यू गाइस एज यू नो। तो सर मटेरियल होता क्या, ये हमने सीखा, राइट? हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग ये कहती है कि जब हम एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि दो प्रकार के मटेरियल होते हैं। कितने मटेरियल होते हैं गाइस? दो मटेरियल। पहला कौन बोलना चाहेगा? कौन? एवरीबॉडी। डायरेक्ट मटेरियल। वेरी गुड। डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट हमें पता होना चाहिए सर, कॉस्ट अकाउंटिंग करते समय, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते समय हम ये कहते हैं सर दो तरह के मटेरियल हैं, यानी मटेरियल को हम दो कैटेगरीज में बांट देते हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। क्लियर है? क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? अब प्रश्न उठता है सर डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? पहले सुनेंगे मेरे साथ साथ। डिफाइन किया गया है कि डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है सारे स्टूडेंट प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, बहुत साउंड है। एवरीबॉडी प्लीज बंद कर लीजिए, प्लीज पुट डाउन योर माइक। हाँ, नाउ इट्स फाइन। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारी कॉस्ट में कितने मटेरियल होते हैं गाइस? दो। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि दो तरह के मटेरियल होते हैं हमारे पास, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इस पे क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में, पूछा जाता है। वो आपको चार ऑप्शन देगा और आपसे बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा डायरेक्ट मटेरियल है, बताओ इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट मटेरियल है। क्लियर है? सो दैट माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम। क्लियर? और एमसीक्यू एग्जाम है तो इसके लिए यू टू रेडी फॉर एवरीथिंग। क्लियर है मेरी बात? तो सर पहला प्रश्न उठता है व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल? तो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग डिफाइन करती है डायरेक्ट मटेरियल मींस अ मटेरियल व्हिच कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको हम कन्वीनियंटली, मतलब इजीली क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? एंड विच कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू अ कॉस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और प्रोसेस। तो सच मटेरियल इज नोन एज व्हाट? द डायरेक्ट मटेरियल। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? मैंने दो सेंटेंस इंग्लिश में बोले, सारे बच्चे कंफर्टेबल हैं? कम ऑन एवरीबॉडी। यस सर। यस Yes, sir. सर। Yes, sir. Just kidding. I know यार, आप लोगों की इंग्लिश अच्छी है। I was just checking, just kidding. No issue. Clear? So, तो डायरेक्ट मटेरियल को कैसे इंस्टीट्यूट ने डिफाइन करा, कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग ने डिफाइन करा? डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि प्रोडक्ट बनाने में एग्जैक्ट कितना अमाउंट यूज हुआ और कितने रुपए का यूज हुआ। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे, क्या आप लोग मुझे देख सकते हैं? यस सर। यस सर। कम ऑन एवरीबॉडी कैन सी मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. मैंने ये शर्ट पहनी है, कैन यू सी दैट? यस अगर सर। मुझे मैंने लेदर की शर्ट पहनी है, यस सर। इतनी गर्मी हो रही है लेकिन मैंने फिर भी लेदर की शर्ट पहनी है, क्या आप मेरे साथ एग्री करोगे? नो सर। No, sir. क्यों नहीं? अरे सर आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, दूर से दिख रहा है आपने कॉटन की शर्ट पहनी है। एम आई राइट और रॉन्ग? हाउ डू यू Yes, sir. Yes, sir. कॉटन की शर्ट पहनी है? रेनबो Did you touch it? डिजाइन वाली। हाँ, रेमबो डिजाइन है इसके अंदर। कम ऑन। तो आपने कैसे पता चला ये कॉटन की शर्ट है? आपने इसे टच करा है, टेस्ट करा है? सर क्या मजाक कर रहा है? You simply look at it and you are able to find out कि सर it is not leather, it is what?
the cotton. Cotton. Is that clear? तो this is called direct material. तो डायरेक्ट मटेरियल बेसिकली वो मटेरियल है जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं. नॉट अ बिग इशू. टेल मी, पॉइंट क्लियर हो गया? कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा प्रश्न है. आप एक टेलर के पास शर्ट सिलाने जाते हो. देखो मैं बहुत एक छोटी एग्जांपल लेता हूं जिससे बच्चे समझ सकते हैं बिल्कुल इजीली. आप एक टेलर के पास शर्ट सिलाने जाते हो और टेलर से पूछते हो, हाँ जी मेरे शर्ट में कितना कपड़ा लगेगा, कितने मीटर कपड़ा लगेगा. क्लियर? क्या वो बोलता है जी मुझे नहीं पता, कितना भी ले आओ शर्ट बना दूंगा? ऐसा थोड़ी ना होता है सर. अंडर स्टैंडर्ड वो बोलेगा जी 2.5 मीटर कपड़े में शर्ट बन जाती है. कितने में? 2.5 मीटर में. तो आप मार्केट जाते हो और उससे कहते हो शॉपकीपर से कि भैया 2.5 मीटर कपड़ा दे दो ये वाला. उसने कहा जी 1 मीटर कपड़ा 100 रुपए का है. तो 2.5 मीटर कितने का हुआ? वेटिंग फॉर एन आंसर. 250. 250. 250. भाई समझते हैं ना, हिंदी में बोलता हूँ समझते हैं ना. 250. आप बोलोगे सर 250 रुपए का कपड़ा है. ठीक है जी, आपने बोले जाके टेलर को दे दिया. अब मेरा, उसने आपकी शर्ट तैयार कर दी. मेरा आपसे बस इतना सा प्रश्न है कि बताइए इस शर्ट में जो मटेरियल है, जो क्लॉथ है, वो कितने रुपए का लगा है डायरेक्ट? 250. सो द आंसर वुड बी 250. आंसर वुड बी 250. 250. आप मुझे बताओ, क्या आपने इजीली उसे अलोकेट कर दिया प्रोडक्ट पे कि हाँ इस प्रोडक्ट में 250 रुपीज का क्लॉथ, 250 रुपीज का कपड़ा यूज हुआ है? तो सर दिस इज द ब्यूटी ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल कि डायरेक्ट मटेरियल कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड. हम डायरेक्ट मटेरियल को ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं बल्कि उसकी कॉस्ट को एलोकेट कर सकते हैं. कहां? प्रोडक्ट की कॉस्ट में. तो इसको हम बोलते हैं क्या? डायरेक्ट मटेरियल. बोलो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सब बच्चों को? कम ऑन Yes, sir. एवरीबॉडी. Yes, अब हम sir. थोड़ा सा और डीप में एनालाइज करते हैं और हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल भी दो होते हैं. डायरेक्ट मटेरियल भी दो होते हैं. सर वो कौन से होते हैं? एक तो रॉ मटेरियल, एक तो रॉ मटेरियल, Raw material. पैकिंग मटेरियल. एक रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, दैट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट मटेरियल. क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अभी एग्जाम्पल ली सर, क्लोथ इन गारमेंट्स इज अ डायरेक्ट मटेरियल. ठीक है सर. टिम्बर इन फर्नीचर. कम ऑन एवरीबॉडी. टिम्बर, लकड़ी जो फर्नीचर में यूज होती है, व्हाट इज दिस? Direct material. Direct material. Please remember this example. Third, gold or silver in jewelry. Direct It's a material. Direct material. Material. Direct Paper in material. books. Direct Direct material. material. Paper in books is again what? The direct material. Direct material. Direct ये material. ओवर रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल जिससे प्रोडक्ट बनता है. रॉ मटेरियल जिससे प्रोडक्ट बनता है. अब हम आते हैं सर पैकिंग मटेरियल. तो क्या पैकिंग मटेरियल इज ऑल्सो डायरेक्ट मटेरियल? यस. पर उससे पहले चेक करना पड़ेगा क्या ये पैकिंग प्राइमरी नेचर की है या सेकेंडरी नेचर की है. कम ऑन एवरीबॉडी. सर प्राइमरी पैकिंग वो पैकिंग होती है विदाउट विच इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेल द प्रोडक्ट. आर यू गेटिंग मी? प्राइमरी पैकिंग वो पैकिंग है जिसके बिना प्रोडक्ट को बेचना ऑलमोस्ट क्या है? इम्पॉसिबल है. तो वो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल इज ऑल्सो द डायरेक्ट मटेरियल. सर कोई एग्जांपल दे दो. बड़ी सीधी सी बात है, अब गर्मियां शुरू हो गई हैं. हाँ जी सर गर्मी हो गई है. अब आप लोग क्लासेस में आते समय, जाते समय जूस पीते हो. रियल, ट्रॉपिकाना, हैप्पी, से यस? Yes, sir. Yes, sir. पीते हो या नहीं पीते? Yes, sir. सर बिल्कुल पीते हैं. वो जूस किसके अंदर रखा होता है? कार्डबोर्ड बॉक्स. कौन सा बॉक्स? कार्डबोर्ड. हिंदी में बता दो. मोटा वाला गत्ता. कम ऑन एवरीबॉडी. कार्डबोर्ड बॉक्स जो मोटा वाला गत्ता होता है उसे बोलते हैं हिंदी में. उसके अंदर जूस देता है वो आपको. बताना आप जूस पीने गए, प्लीज मुझे देखो सब लोग, और उसने कहा जी जूस चाहिए, चलो चुल्लू बनाओ ऐसे ऐसे. क्लियर? और उसने जूस पलट दिया आपके ऊपर. विल यू ड्रिंक इट? No, sir. कम ऑन एवरीबॉडी. सर नॉट एट ऑल. दैट व्हाट अ जोक. हमें जूस लेकर मेट्रो में जाना है, हमें जूस लेकर बसेस में बैठना है, ऐसे कैसे? क्लियर? तो वो जूस जो आपको कार्डबोर्ड बॉक्स में दिया जा रहा है सर, वो जो कार्डबोर्ड है ना, क्लियर, दिस इज व्हाट? द प्राइमरी पैकिंग मटेरियल. उसके बिना प्रोडक्ट नहीं बिक सकता. क्लियर? मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है, सुबह सुबह उठने के बाद आप टूथब्रश करते हो? Yes, sir. डू यू क्लीन योर Yes, टीथ sir. और नॉट? Yes, sir. सोच के क्यों जवाब दे रहे हो? Yes, sir. बिल्कुल सर. तो पेस्ट कहां से आता है?
सर वो तो हम बाजार से खरीदते हैं। सर ठीक है, टूथपेस्ट खरीदते हैं, तो क्या किसी ग्रोसरी स्टॉप पर कोई कटोरी लेके जाते हो? लो भैया 10 रुपए का पेस्ट डाल दो उसके अंदर। कम ऑन एवरीबॉडी। No, sir. No, sir. No, sir. सर नहीं सर, क्या बात कर रहा है? पतंजलि, क्लियर और नॉट? तो वो हमें पूरी ट्यूब मिलती है, क्लियर। एक प्लास्टिक ट्यूब होती है जिसके अंदर पेस्ट होता है, जिस पर आपने बहुत मूवीज में देखा होगा, एक बार पेस्ट निकाल दिया उसे दोबारा नहीं डाल सकते, दैट समथिंग इम्पॉसिबल, क्लियर और नॉट? तो सर वो जो प्लास्टिक की ट्यूब है वो क्या है? वो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है, उसके बिना आप पेस्ट नहीं खरीदोगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि सर हम हाइजीनिक लोग हैं, वी आर द हाइजीनिक पीपल, तो अगर पेस्ट नहीं होगा प्रॉपर ट्यूब में हम नहीं लेंगे। ये अलग बात है कि हम गोलगप्पे वही खाते हैं जिसमें उस बंदे के पूरे हाथ डूबे होते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो वहां टेस्ट के आके हम हाइजीन भूल जाते हैं, बट कुछ जगहों पर वी आर वेरी मच हाइजीनिक, अदरवाइज वी आर नॉट। क्या यहां तक क्लियर है? तो जो प्लास्टिक ट्यूब है, सर ये क्वेश्चन पूछा गया था इंस्टीट्यूट के द्वारा 2008 के सिलेबस में कि बताइए कि प्लास्टिक ट्यूब यूज्ड टू होल्ड द पेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ट्रू और फॉल्स? So that was the true or false. What the right answer? True. Come on. Is it true? बोलो जी, बात क्लियर। ये प्राइमरी पैकिंग मटेरियल जिसके बिना प्रोडक्ट नहीं बिक सकता। तो अब मैं बोल सकता हूं और एग्जांपल क्या है इसकी? वाटर बॉटल्स, पानी की बोतल जो हम खरीदते हैं, क्लियर है? तो जो बॉटल है वो क्या है? प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। द बॉटल ऑफ वाइन, कहना नहीं चाहिए मुझे, द केन्स ऑफ बियर्स, क्लियर और नॉट? दीज आर व्हाट? Primary packing material, and they are called the direct material. Have I made myself clear? Yes, Come on, sir. everybody. So this is Yes, sir. Yes, sir. primary packing material and the direct material. चलो गाइस, अब फटाफट से इनडायरेक्ट मटेरियल पर आते हैं, ठीक है? तो डायरेक्ट मटेरियल क्लियर है, बहुत आसान शब्दों में सब भूल जाओ। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई। और हम बता सकते हैं कि प्रोडक्ट में कितने रुपए का लगा, दैट इज सिंपली नोन एज डायरेक्ट मटेरियल। क्लियर? चलिए गाइस, बिफोर आई मूव ऑन, एनी क्वेश्चन गाइस? कम ऑन एवरीबॉडी। यस सर। क्वेश्चन पूछना है किसी ने? किसी महान व्यक्ति ने कहा था, आस्किंग क्वेश्चन शोज द स्टूडेंट आर नॉट स्लीपिंग। कम ऑन एवरीबॉडी। नहीं, किसी को क्वेश्चन नहीं पूछना। चलिए एनीवे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब दूसरा आता है हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल। तो सर दैट मस्ट बी अपोजिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, एज सिंपल एज दैट। इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद, जिसको हम कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्लियर? एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और प्रोसेस, क्लियर? और हम एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते कि एक प्रोडक्ट बनने में एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी और कितने रुपए में यूज हुआ होगा, क्लियर? तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल, क्लियर है? तो फिर से सर व्हाट इज इनडायरेक्ट मटेरियल? वो मटेरियल विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्लियर? और एग्जैक्ट एक्यूरेसी से नहीं बता सकते कि प्रोडक्ट को बनने में एग्जैक्ट कितना अमाउंट यूज हुआ, सच इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। सर एग्जांपल दे दो। एग्जांपल आती है ऑयल एंड ग्रीस यूज्ड इन मशीनरी। बोलो क्लियर? आपने देखा होगा, एक टेलर की बात करते हैं कि कपड़े स्टिच करने से पहले वो मशीन में ऑयल करता है, ठीक है, ताकि मशीन की अच्छी फंक्शनिंग हो सके। बोलो जी, बात क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी, ठीक है? अब उसने क्या करा, उसके बाद मशीनिंग में ऑयलिंग करने के बाद एक शर्ट को सिया, ठीक है जी? तो मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आप बता सकते हो एग्जैक्ट एक शर्ट में कितने रुपए का ऑयल यूज हुआ है उस मशीन के अंदर? सर नहीं बता सकते, क्लियर है? सो दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। ग्रीसिंग होती है इनडायरेक्ट मटेरियल। आप शर्ट पहनते हो, उसमें धागा लगता है, धागा, थ्रेड, दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। फर्नीचर बनाते हो, उसमें कील्स लगती है, नेल्स जिसे आप बोलते हो, कील। हम नहीं बता रहे एग्जैक्ट अमाउंट और एग्जैक्ट क्वांटिटी, क्लियर है? सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई गाइस? यस सर। इन आवर कॉस्ट अकाउंटिंग हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं। डायरेक्ट मटेरियल को हम डायरेक्ट कॉस्ट में जोड़ते हैं, और आप जानते ही होंगे इनडायरेक्ट मटेरियल इज नोन एज ओवरहेड्स। व्हाट इज दिस नोन एज? ओवरहेड। तो जो हम प्रोडक्शन ओवरहेड में ले जाते हैं,
क्या यहां तक क्लियर है? तो डायरेक्ट मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है गाइस, चलिए ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन था जिसमें मैंने सिर्फ ये बताया कि व्हाट इज मटेरियल एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ मटेरियल। बिफोर आई मूव ऑन, एनी क्वेश्चन गाइस? तो एमसीक्यूज में माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट मटेरियल है और इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट मटेरियल है। क्या यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए अब जरा इस चीज को हम पीपीटी के थ्रू देख लेते हैं। अब देखेंगे मेरे पास, साथ साथ ध्यान से। नहीं है। Now, can you guys see this? आज दिख रहा है आप लोगों को? No, sir. So that is a few Yes, sir. Yes, sir. कि अकाउंटिंग फॉर मटेरियल क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने पहले आपको था डिस्कस किया व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल। आप यहां देख सकते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, उसका पूरा मीनिंग लिखा हुआ है। एंड वी हैव गॉट द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, जिसके दो पार्ट थे, बेसिक रॉ मटेरियल और प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। मैं चाहता हूं आप जल्दी से इसे 2 मिनट में रीड कर लें, बिकॉज आई नो यू आर वेरी गुड एट इंग्लिश। तो जल्दी से रीड कर लें 2 मिनट में। आज कर लिया सब लोगों ने? कम ऑन। यस सर। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इसको भी आप फटाफट रीड कर लें। आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं कि व्हाट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। यू रीड इट फास्ट। डन? Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का। एंड लेट मी टेल यू गाइस, सब्जेक्टिव जहां तक पेपर था हमारा लॉकडाउन से पहले, तो 8 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म होता था आउट ऑफ ईओक्यू, कंफर्म। ठीक है जी, तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है और ईओक्यू हम किसे कहते हैं। अभी आप रीड मत करना, चलिए लेट स्टार्ट। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न है, आप लोग प्लीज मुझे आंसर देंगे। क्या हम सबके घर में सब्जी बनती है? कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, बिल्कुल, sir. वेरी गुड। दिन में कितनी बार? Yes. सर 2 बार तो Times. डेली। चलिए वेरी गुड। Yes, फिर आपसे अगला प्रश्न है, गाइस प्लीज कोई पॉलिटिकल आंसर मत दीजिएगा, बस एक सिंपल नॉर्मल आंसर दीजिएगा। क्या हमारे यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वेजिटेबल्स के, क्या वो इंक्रीज हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या हो रहा है? Increase हो रहे हैं। बढ़ रहा है। ठीक है ना, आप सबने कहा, मैंने सुन लिया। चलिए, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं, भाई सब्जी तो हमें डेली खानी है ना, तो उन्हें एक काम करते हैं, हम ना पूरे साल की सब्जी जो हम पूरे साल में खाएंगे, डिफरेंट वेराइटीज, आज ही मंगा लेते हैं। सस्ती बढ़ेगी। अरे बोलो यस और नो? भाई आगे तो रेट और बढ़ जाएंगे। क्लियर? कितने लोग एग्री हैं कि सर पूरे साल में यूज होने वाली सब्जी आज मंगा लें? No, sir. कम ऑन एवरीबॉडी, सब लोग एग्री है मेरे साथ? नहीं सर, मैं क्या बात कर रहा हूँ, कोई भी No. मैं जानना चाहता हूँ, पहला रीजन बताइए व्हाई नॉट। सर आगे और महंगी मिलेगी, अभी सस्ती Sir, अभी मंगा लो। storage- Storing cost. Because it would Perishable. से मुझे सुनाई दे रहा है वो ये है सर, सबसे बड़ी समस्या कि पेरिशेबल होता है, ये खराब होने वाला है, तो हम इसे कहाँ स्टोर करेंगे? तो स्टोरेज कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है? चलो, तो पहली चीज तो खराब हो जाएगी, इतना सारा कहाँ रखेंगे। दूसरा आपने कहा सर स्टोरेज, और आपको पता है स्टोरेज हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। आप सब लोगों ने डीटी में पढ़ा भी होगा। क्लियर के भारत सरकार कहती है कोल्ड स्टोरेज ओपन करो और हमसे डिडक्शन ले जाओ। यस और नो? तो हम चाहते हैं हमारे देश में खूब स्टोरेज बने, तो स्टोरेज इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। चलिए ठीक है सर, स्टोरेज की दिक्कत आएगी। तीसरा कम ऑन एवरीबॉडी, सर इतना पैसा कहां से लाएंगे? पापा से पूछा, पापा तेरा 5 लाख रुपए दे दो। पापा सोचेंगे अरे बेटा सीए में कर रहा है, जरूर कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा। पापा ने पूछा बेटे क्या करोगे? आपने कहा सब्जी खरीदनी है। टेल मी, 5 लाख रुपए मिलेंगे आपको? 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। बड़ी सीधी सी बात है सर। भाई वो बोलेंगे अरे चुप रहो, जाओ बाजार से 20 रुपए की 50 रुपए की सब्जी ले आओ, दैट इज इनफ। कौन 5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करेगा? इज दैट वेरी मच क्लियर?
तो सर तीन मोटी मोटी समस्या आ गई। समस्या नंबर 1 कि पेरिशेबल है तो खराब हो जाएगा। समस्या नंबर 2 कहाँ रखेंगे, स्टोरेज इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और समस्या नंबर 3 इतना पैसा कहाँ है हमारे पास कि पूरे साल का इकट्ठा खरीद लें। क्या अब उसके लिए भी लोन लेना पड़ेगा कि भाई अब तो सब्जी खरीदो, उसके लिए भी लोन लो। सो व्हाट अ जोक इट इज। क्लियर है? तो प्रश्न ये उठता है कि हम में से कोई भी इस बात पर एग्री नहीं कर रहा कि जो पूरे साल में हमें मटेरियल चाहिए वो हम आज मंगा लें। क्लियर? नहीं सर, कोई एग्री नहीं कर रहा। चलिए मेरा आपसे दूसरा प्रश्न, आई गॉट द आंसर। मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या कभी ऐसा हुआ है आपके घर में कि सब्जी खराब हो गई हो, यस सर। फ्रिज में रखे Yes, हुए? sir. ऐसा हुआ है? यस यस सर सर। बहुत बार ऐसा होता है, हमने खरीद के सब्जी यूज कर ली, थोड़ी यूज की, थोड़ी फ्रिज में, और वो रखे रखे खराब हो गई। चलो जी, होता है। क्या कभी ऐसा होता है कि उसकी शॉर्टेज हो जाए, किसी दिन गैस ज्यादा आ गया, सब्जी की शॉर्टेज Yes, है sir. और बाजार में Yes, मिलेगा sir. नहीं? होता है क्या? तो सबके घर में होता है। तो आपको नहीं लगता ये दो लॉस है जिसको आप फेस कर रहे हो, पर ये लॉस इतने माइन्यूट अमाउंट के होते हैं, ये लॉस इतने छोटे अमाउंट के होते हैं कि हम इसे नेग्लिजिबल कैटेगरी में डाल देते हैं। अरे सर 10 रुपए का पालक खरीदा था, क्या हुआ? आधा यूज कर लिया, आधा खराब भी हो गया, तो क्या हुआ? 5 रुपए का तो नुकसान हुआ है। सो दैट इज अ नेग्लिजिबल लॉस जिसकी हम बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। एम आई राइट और रॉन्ग? कम ऑन एवरीबॉडी। Yes. Right, sir. यस। अब अगर मैं एक इंडस्ट्री की बात करूं गाइस, एक कंपनी की बात करूं जहां पर मटेरियल टन्स में चाहिए होता है, टन्स में, 1 टन इक्वल टू 1000 केजी, या जहां पर मटेरियल मैट्रिक टन में चाहिए होता है, बोलो जी बात क्लियर है? तो मैट्रिक टन इज अप्रोक्सीमेटली 10,000 केजी। क्लियर है? तो अगर हमें मटेरियल मैट्रिक टन्स में चाहिए, टन्स में चाहिए, और वहां अगर थोड़ा सा भी मटेरियल खराब होगा तो दैट वुड बी अ बिग लॉस टू द कंपनी। कम ऑन एवरीबॉडी। तो कंपनी ये कहती है कि भैया आप हमसे कहते हो कि पूरे साल का मटेरियल आप एक साथ मत मंगाओ, जितनी आवश्यकता है Yes, sir. उतना मंगाओ। तो जब आप कहते हो जितनी आवश्यकता उतना मंगाओ, तो इस कारणवश तो हमें दो प्रॉब्लम होती है, कभी तो ओवर स्टॉकिंग हो जाती है और कभी अंडर स्टॉकिंग हो जाती है, और जिसके कारण हमें लॉस हो रहा है। क्लियर? तो कंपनी ने कहा भैया एक काम करो, आप हमें वो क्वांटिटी बताओ जिसको हम ऑर्डर देकर मंगाएं और हमारी 3 समस्याएं दूर हो जाएं। हाउ मेनी? 3। कम ऑन एवरीबॉडी। समस्या Yes, sir. नंबर 1, ओवर स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए कभी भी। ओवर स्टॉकिंग मतलब आवश्यकता से ज्यादा आपने मटेरियल रख लिया, वो खराब हो रहा है, यूज तो हो नहीं रहा। समस्या नंबर 2, अंडर स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए कभी भी। व्हाट इज अंडर स्टॉकिंग? प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट So running out of stock. मैं आपको कम ऑन एवरीबॉडी। रन आउट ऑफ स्टॉक आउट। क्लियर? कि भाई कस्टमर बाहर खड़ा है, हमने कहा भैया नहीं मिलेगा प्रोडक्ट क्योंकि मटेरियल खत्म हो गया। क्लियर? और तीसरा, हमारी कॉस्ट क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। आप हमें बताओ कि हम एक बार ऑर्डर देकर कितनी क्वांटिटी मंगाए कि हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो सके। क्लियर है? सर ईयर्स आफ्टर ईयर, सालों तक इंडस्ट्रीज इस प्रॉब्लम को फेस करती रही। क्लियर? एंड नो वन वाज इवन एबल टू प्रोवाइड द एग्जैक्ट क्वांटिटी। क्लियर है? जो इन 3 समस्याओं को दूर कर सके। अंडर स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए, और हमारी कॉस्ट कम ऑन मिनिमम। Minimum. अब जाकर अ पर्सन बाय द नेम मिस्टर बॉमल, अ पर्सन बाय द नेम मिस्टर Mr. Baumal. BAUMOL, सुनना और भूल जाना, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट नहीं बोले पूछेगा आपसे कि यो क्यों किसने दिया था। दैट्स नॉट गोना आस्क यू। क्लियर है? तो अ पर्सन बाय द नेम मिस्टर बॉमल, उसने कहा आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा कि आउट ऑफ योर टोटल क्वांटिटी आपको एक बारी में, एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी मंगानी चाहिए कि आपकी ये तीनों समस्याएं रिजॉल्व हो जाएं, ना ओवर स्टॉकिंग हो, ना अंडर स्टॉकिंग हो, और आपकी कॉस्ट भी मिनिमम आ जाए। क्लियर? तो गाइस इस क्वांटिटी को मिस्टर बॉमल ने नाम दिया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बोलिए, समझ में गया? कम ऑन एवरीबॉडी। Yes, sir. व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? हम ये कहते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी मोस्ट इकोनॉमिकल टू ऑर्डर। यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिस पर हमारी कभी ओवर स्टॉकिंग नहीं होगी,
कभी अंडर स्टॉकिंग नहीं होगी और हमारी कॉस्ट मिनिमम आएगी. तो सच क्वांटिटी इज नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. तो इट इज द क्वांटिटी विच इज मोस्ट इकोनॉमिकल टू ऑर्डर. बोलो जी, बात क्लियर है? तो फिर से यहां देखिए, इट इज नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड इट इज द क्वांटिटी विच इज मोस्ट इकोनॉमिकल टू ऑर्डर. ठीक है, तो एक ऑर्डर देकर हमें कितनी क्वांटिटी मांगे, इसको हम बोलते हैं एज सिंपल एज दैट. फर्दर डिफाइन किया गया, EOQ refers to the quantity of inventory, clear, at which the total of ordering cost and the carrying cost is minimum. बोलो जी, बात क्लियर? एंड आर गाइस, ये MCQ में सब मालूम नहीं कितनी बार हमारे स्टूडेंट पूछ चुका है. मुझे नहीं पता सर अभी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, मुझे नहीं पता, अभी भूल जाओ, आई विल डिस्कस. बट एक लाइन लाइफ टाइम याद रखना कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिस पर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और हमारी कैरिंग कॉस्ट ना सिर्फ मिनिमम होती है बल्कि इक्वल भी होती है. गाइस, ये चीज MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, पता नहीं कितनी बार अलग अलग रूप में पूछी जा चुकी है, मैच द कॉलम फॉर्म में. तो आई वांट टू हियर फ्रॉम एवरीवन, क्लियर? एट EOQ, ordering and carrying cost are Equal. Minimum. as well as Minimum. Carrying costs are equal. minimum. Please everybody remember the point. At EOQ, economic cost, ordering cost and carrying cost हमेशा इक्वल होती है और हमेशा मिनिमम होती है. क्लियर है? तो अभी हमने दो चीजें सीख ली गाइस, सिर्फ 2 पॉइंट सीखे मैंने. व्हाट इज EOQ? सर EOQ आसान शब्दों में वो क्वांटिटी है जो एक ऑर्डर देकर मंगानी है. ठीक है जी सर, इस EOQ पर ना ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा मिनिमम आएंगी और हमेशा इक्वल आएंगी. ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए. चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. क्लियर? अब प्रश्न उठता है सर, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट होती क्या है? सुनिए, बॉमन ने ये कहा कि जब आप मटेरियल प्राप्त करने, मटेरियल खरीदने जाते हो तो ये वो कॉस्ट है जो आपको बियर करनी ही पड़ेगी. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस कॉस्ट को अवॉइड कर दो. दैट इज नॉट पॉसिबल. हाँ, इट कुड बी मिनिमाइज्ड बट नॉट अवॉइड एट ऑल. क्लियर है? तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को डिफाइन किया गया, द कॉस्ट इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग इनपुट्स. इनपुट्स का मतलब मटेरियल, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, ऑर्डरिंग कॉस्ट बेसिकली मींस द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल. ये शब्द बार बार यूज होता है प्रश्नों में भी, प्रोक्योरमेंट, जिसका मतलब होता है प्राप्ति. क्या होता है प्रोक्योरमेंट का मतलब? प्राप्ति. तो गाइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो मटेरियल खरीदते समय, मटेरियल प्राप्त करने में आपको खर्च करनी पड़ेगी. क्लियर है? ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट. और मैंने अभी रिपीट करा, फिर से रिपीट, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, अवॉइड नहीं किया जा सकता. बोलो जी, बात क्लियर है? ध्यान रखना, कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती. कॉस्ट तब जीरो होती है जब आप वो काम करना छोड़ दो. अदरवाइज हम हमेशा ट्राई करते टू मिनिमाइज द कॉस्ट. क्लियर है? एंड नॉट टू मेक इट इक्वल टू जीरो. सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है. क्या यहां तक क्लियर हो गई बात? चलिए, तो अब सर ऑर्डरिंग कॉस्ट हम सबको क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी, से यस और से नो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल. सर मटेरियल खरीदने में जो कॉस्ट हमारी जेब से गई है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है. अब सर इसमें क्या क्या आता है? तो सुनना, क्वेश्चन 2 तरह से देगा. या तो वो खुद लिख देगा ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 100 रुपीज, तब तो कोई दिक्कत नहीं है. कभी कभी वो क्या करेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट को बाइफरकेट कर देगा, मतलब बहुत सारी कॉस्ट देगा ना. आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट गिवन आपको पिक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन कौन सी ऑर्डरिंग कॉस्ट है. बोलो जी, बात क्लियर है? देन यू शुड नो देयर इज एन एग्जांपल. पहला आप देख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो तो सारा पेपर वर्क होता है. क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें जो कॉस्ट आती है उसे बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. क्या यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई? सेकंड आता है सर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. टेल मी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक, टेम्पो का किराया, ये बायर बियर करता है कि सेलर? Buyer. कम ऑन एवरीबॉडी. Buyer. All the transportation costs are borne by the buyer. Is that clear? तीसरा, Yes, sir. cost of receiving goods.
सर रिसीविंग गुड्स में आता है लोडिंग कॉस्ट, अनलोडिंग कॉस्ट। भाई ट्रक पे टेम्पो पे माल भरना, फिर वहां से उसको अपने गोडाउन में उतारना, ये सारे काम किसके हैं? बायर के हैं। क्लियर है? एंड देन वी हैव गॉट इंस्पेक्शन कॉस्ट। क्लियर है? भाई आपने जो गुड्स ऑर्डर किए हैं क्या वो अच्छी क्वालिटी आई है या नहीं आई? पता चला आपने ऑर्डर करे थे काजू, उन्होंने भेज दिए बादाम। अरे बोलो बात समझ में आती है? तो अल्टीमेटली तो नुकसान हो जाएगा हमारा। क्लियर? तो इन सारी कॉस्ट को एक साथ अगर मैं जोड़ दूं तो दे आर नोन एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल। मेरा आपसे प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन सी कॉस्ट आप अवॉइड कर सकते हो? कोई सी भी नहीं। टेल मी। सर कोई भी कॉस्ट अवॉइड नहीं कर सकते। मिनिमाइज भले ही हो सकती है बट अवॉइड नहीं हो सकती। तो कॉमन ने ये कहा कि जब एक कंपनी या कोई भी व्यक्ति बाजार में मटेरियल खरीदने जाता है तो उसकी पहली कॉस्ट उसे बियर करनी पड़ती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है गाइस, आइए अब यहां पर एक कुछ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसको ध्यान से समझना। वो लिखता है सर देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन ऑर्डर साइज एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। प्लीज ये पेपर में पूछा जाता है एमसीक्यूज वगैरह में कि ऑर्डर साइज एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट में कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स, उल्टा। क्लियर है? इसका मतलब ये निकला जितना बड़ा ऑर्डर साइज होगा उतनी कम ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी, और जितना छोटा ऑर्डर साइज होगा उतनी ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी। आर यू गाइस गेटिंग मी? देयर इज व्हाट? इनवर्स रिलेशन between order size and the ordering cost. Please remember, इस पॉइंट को याद रखना। ऑर्डर साइज एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट में कौन सा रिलेशन होता है गाइस? इनवर्स। लोअर द ऑर्डरिंग कॉस्ट बिकॉज ऑफ लार्जर द ऑर्डर साइज। अगर ऑर्डर साइज ज्यादा है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएगी, अगर ऑर्डर साइज छोटा है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी। बोलो बात क्लियर है? तो प्लीज रिमेंबर द पॉइंट, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे क्लियर थोड़ी देर में। यहां तक क्लियर है? आइए दूसरे आते हैं गाइस। बॉमल ने कहा सर जो सेकंड कॉस्ट आती है वो आती है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के 3 नाम होते हैं, पहले वो बता दूं मैं आपको। कैरिंग कॉस्ट पहला नाम, दूसरा नाम स्टोरेज कॉस्ट, और तीसरा नाम स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? बड़ी सीधी सी बात है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी भी शॉप पर जाते हैं और थोड़ा सा बड़ा ऑर्डर देते हैं आज, तो क्या वो आपको आज ही डिलीवरी दे देगा? हाँ जी बताइए। नो सर। पॉसिबल ही नहीं है भाई। कौन एवरीबॉडी? नहीं सर पॉसिबल नहीं है। वो आपसे बोलेगा भैया 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, कोई बोलेगा 8 दिन लगेंगे। तो जितना आप ऑर्डर बढ़ाते जाओगे टाइम उतना बढ़ता जाएगा। क्लियर है? अगर आज ऑर्डर दूं आज ही मुझे डिलीवरी मिल जाए, उसको हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम। क्या बोलते हैं? जस्ट इन टाइम। बट अनफॉर्चुनेटली वो भी हमारे देश में इतना कॉमन नहीं हुआ है। हाँ उस पर काम शुरू हो चुका है बट अभी तक वो एकदम कॉमन नहीं हुआ है। चलिए उसे हटाते हैं अभी जस्ट इन टाइम को। तो प्रश्न ये उठता है, मुझे पता है कि अगर मैं आज ऑर्डर दूंगा तो मुझे 1 हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन बाद डिलीवरी मिलेगी। इज दैट क्लियर? तो उसी कारणवश मैं मटेरियल को अपने स्टोरेज में रखता हूं। कहां रखता हूं? स्टोरेज में। क्लियर है? तो जब आप मटेरियल को स्टोर में रखते हो तो गाइस उस पे जो कॉस्ट आती है ना, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। दैट इज कॉल्ड व्हाट? द कैरिंग कॉस्ट। तो हमने यही बोला द कैरिंग कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट इनकर्ड इन मेंटेनिंग अ गिवन लेवल ऑफ इन्वेंट्री। और आप इन्वेंट्री कहां रखते हो? सर स्टोर में रखते हैं। ठीक है जी। तो स्टोरेज कॉस्ट को क्या बोलते हैं हम? जल्दी बोलो। कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट। मेरा फिर से प्रश्न है, क्या ये हो सकता है कि आप बोलो मेरी कैरिंग कॉस्ट 0 है? नो सर, नेवर। तभी हो सकता है जब हमारे यहाँ पर जस्ट इन टाइम 100% अप्लाई हो जाए, जिट सिस्टम, तभी वो स्टोरेज कॉस्ट 0 कर सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकती। क्लियर है? तो फॉर द टाइम बीइंग ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो एक बार आपने मटेरियल मंगा लिया तो अब आपको स्टोरेज कॉस्ट तो बियर करनी ही पड़ेगी। अब सर इसमें क्या क्या आता है? तो पहला कॉस्ट आप देख पा रहे होंगे, द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, स्टोरेज इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आवर कंट्री इज फेसिंग दीज डेज। क्लियर है? तो इसलिए हमारे पास स्टोरेज की कमी है, तो हमें स्टोरेज हायर करना पड़ता है, तो उस पर कॉस्ट आएगी। दूसरा, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग मटीरियल।
अब एक प्लेस से दूसरी जगह कंपनी में ले जाना है, उसको ध्यान से, आपने देखा होगा बॉक्स पे लिखा होता है चाइल्ड हैंडल विथ केयर, थोड़ी सी लापरवाही की तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, टूट जाएगा एंड ऑल दैट। तीसरा कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, तो ये तो बहुत ही जरूरी है। अगर आप मटेरियल स्टोर में रख रहे हो तो इंश्योर करा के रखो, कल को कोई एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गई, आग लग गई, तो अल्टीमेटली कौन इस लॉस को बियर करेगा? तो हर कंपनी टू बी ऑन द सेफर साइड दे ऑलवेज गेट देयर मटेरियल इंश्योरेंस। बोलो जी बात क्लियर? और आई शुड से दे ऑलवेज गेट देयर मटेरियल इंश्योर्ड। क्लियर? देन कॉस्ट ऑफ डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन मतलब होता है खराब हो जाना, ऑब्सोलिसेंस, आउटडेट हो जाना। क्लियर? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉस्ट ऑफ स्टोर स्टॉक। क्लियर है? तो इन सारी कॉस्ट से मिलकर क्या बनती है? कैरिंग कॉस्ट। Carrying cost. फिर आपसे प्रश्न है, इनमें से कौन सी कॉस्ट अवॉइड कर सकते हो? सर किसी को नहीं। कोई नहीं सर, कुछ नहीं कर सकते। कोई सी भी अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि जहां आपने अवॉइड करने का सोचा वहां आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। क्लियर? हाँ, नहीं हो सकता। बोलो जी बात क्लियर है? तो ये सारी कॉस्ट होती है कैरिंग कॉस्ट। तो फाइनल वर्डिंग्स गाइस, मटेरियल को ऑर्डर दिया और उससे प्राप्त होने तक की कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट। मटेरियल प्राप्त होने के बाद हमने उसे स्टोरेज में रखा, स्टोर से रिलेटेड सारी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? कैरिंग कॉस्ट। ठीक है? एनी क्वेश्चन एनीवन हैज? So what about the insurance we do on shipment? व्हाट अबाउट? The insurance we do while transporting the goods to the warehouse? ओके, सो दैट इज द पार्ट आप जो बोलना चाहते हैं, बोल रहे हैं आप इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, That is sir. the part of what? Ordering cost. That is going to be the part of ordering Ordering cost. cost. Is that clear? क्योंकि भाई पॉसिबल नहीं होता ना कि सारी कॉस्ट नोट्स में लिखी जाए। क्लियर और नॉट? तो जब तक गुड्स आपके मटेरियल आपके पास नहीं पहुंच जाता तो कम ऑन। एंड ये जो इंश्योरेंस है, ये कौन सा इंश्योरेंस है? ऑफ द गुड्स लाइंग इन द स्टोर। क्लियर? Yes, sir. क्लियर? चलिए अब यहां पर देखिएगा, देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर साइज एंड द कैरिंग कॉस्ट। प्लीज रिमेंबर दिस। तो ऑर्डर साइज और कैरिंग कॉस्ट में कौन सा रिलेशन होता है? Positive. पॉजिटिव। वाई सो? बड़ी सीधी सी बात है भाई, जितना बड़ा ऑर्डर दोगे उतना ज्यादा स्टोरेज स्पेस लगेगा, और जितना छोटा ऑर्डर दोगे उतना कम स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। हेंस देयर इज व्हाट? द पॉजिटिव रिलेशन। उसका रीजन ये रहा इस बॉक्स में, लार्जर द ऑर्डर साइज हायर द कैरिंग कॉस्ट बिकॉज ऑफ हाई स्टोरेज इन्वेंट्री, स्मॉलर द ऑर्डर साइज लोअर द कैरिंग कॉस्ट बिकॉज ऑफ द लो एवरेज इन्वेंट्री। Inventory. क्लियर? इन्वेंट्री मींस मटेरियल, स्टॉक। ठीक है जी, कोई टेंशन गाइस? चलिए अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बॉमल ने एक फॉर्मूला बनाया और उसको उन्होंने नाम दिया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और ये कहा कि आप एक ऑर्डर में इतनी क्वांटिटी मंगाइए, इस पर आपकी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम आएगी। क्लियर है? अभी मैं अजम्पशंस और इंपॉर्टेंस की बात नहीं कर रहा, दैट आई विल डिस्कस लेटर। बोलो जी बात क्लियर है? चलिए नीचे आते हैं, फटाफट से देखेंगे फॉर्मूला। प्लीज रिमेंबर दिस। अब ध्यान से सुनिए, ईओक्यू निकालने के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है फॉर्मूला मेथड, दूसरा होता है टेबुलर मेथड, और तीसरा होता है ग्राफिकल मेथड। इज दैट क्लियर? बट आउट ऑफ द 3 हमारे सिलेबस में 2 रखे गए हैं, एक फॉर्मूला और एक टेबुलर मेथड। इज दैट क्लियर? तो आइए हम फॉर्मूले की सबसे पहले बात करेंगे। तो गाइस दिस इज द फॉर्मूला विच यू मस्ट लर्न बाय हार्ट। क्लियर? ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद करना है टिल यू क्लियर योर एग्जाम। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 is the part of the formula into A into O by C. Come on, I want to hear it from you. EOQ is equal to Square root Under of root 2 The root of square 2 root AO upon C. square root या under root 2 into A into O into O upon C. तो जब आप इस पूरे फॉर्मूले को सॉर्ट आउट करोगे तो आंसर किस में आएगा? रुपीज में कि यूनिट्स में? Units. यूनिट्स में। Units. क्वांटिटी की बात कर रहे हो, यूनिट्स में आएगा, और ये वो यूनिट्स हैं जो आपको एक ऑर्डर देकर मंगानी है। क्लियर है? आइए इसके एलिमेंट की बात करते हैं। रूट एंड 2 इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला वेयर
ए इज द एनुअल कंजम्पशन ऑफ इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल। तो गाइस व्हाट इज ए? एनुअल डिमांड, Annual consumption. एनुअल कंजम्पशन ऑफ, को थोड़ा सा सर्च होना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन क्या करता है, जहां डिमांड देगा, एंड यू नो इन एग्जाम वी आर इन अ हीट ऑफ हरी। एग्जाम में तो हम पता नहीं किस जल्दी में होते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें एनुअल लेना है, ना क्वार्टरली लेना है, ना मंथली लेना है, ना डेली लेना है। आर यू गेटिंग मी? तो अगर उसने आपको क्वार्टरली दिया है तो यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू एनुअल। इज दैट क्लियर? Yes, कर sir. सकते हैं ना? तो Yes, ए इज sir. बेसिकली व्हाट? एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ Input. मटेरियल। आपको अपनी कंपनी में पूरे साल में कितना मटेरियल चाहिए, क्लियर है? कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, वो पूरे मार्केट के एनुअल रिक्वायरमेंट आपको दे देगा। तो सर आप ईओक्यू अपने लिए निकालते हो या पूरी मार्केट के लिए? कम ऑन। So अपने लिए। ऑब्वियसली सर, मैं ईओक्यू अपनी कंपनी के लिए निकाल रहा हूं, तो अगर उसने मुझे मार्केट की डिमांड दी है तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो कंजम्पशन चाहिए जो मैं अपनी कंपनी में पूरे साल में करूंगा। क्लियर है? तो Yes, sir. दैट इज कॉल्ड ए। ओ इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट Per पर order. ऑर्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मुझे पर ऑर्डर चाहिए। कैसे चाहिए? पर ऑर्डर। एक ऑर्डर में कितनी कॉस्ट आती है? एंड सी इज द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर Per एनम। annum. तो सी इज द कैरिंग कॉस्ट। तो सी का मतलब एक यूनिट को अगर मैं एक साल तक स्टोर में रखूं तो उस पर जो कॉस्ट आएगी दैट इज नॉन एज सी। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? नाउ लिसन टू मी केयरफुली। कई बार क्या होता है, जो सी है कैरिंग कॉस्ट, वो परसेंटेज में होती है। किसमें होती है गाइस? Percentage. परसेंटेज। जैसे क्वेश्चन बोलेगा कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 30%। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या कॉस्ट कभी परसेंटेज में हो सकती है? No, नहीं, sir. कॉस्ट तो रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। इट्स लाइक आप एक शॉप पर गए सूट खरीदने, आपने शॉपकीपर से बोला भैया सूट कितने का है? उसने कहा 30%। तो व्हाट इज 30%? क्लियर और नॉट? तो कॉस्ट कभी भी परसेंटेज में नहीं होगी, तो वो जानबूझकर आपको कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में देगा, विच यू हैव टू कन्वर्ट इनटू रुपीज। इज दैट वेरी मच क्लियर? सर ये कैसे होगा? तो अगर लिसन टू मी केयरफुली, अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में होगी तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे परचेज प्राइस से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? परचेज प्राइस पर यूनिट से। तो हमें कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगी पर यूनिट पर एनम। Annum. इज दैट क्लियर? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैरिंग कॉस्ट एक तो पर यूनिट चाहिए और पर Per एनम annum. चाहिए। आई होप यहां तक मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। तो व्हाट इज ईओक्यू? स्क्वायर रूट 2 इंटू ए इंटू ओ बाई सी। रिमेंबर द फॉर्मूला। क्लियर है? तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्वांटिटी मिलेगी, और गाइस ये वो क्वांटिटी है विच शुड बी प्लेस एन ऑर्डर फॉर। क्लियर? जो हमें एक ऑर्डर देकर मंगानी है, जिस पर ना ओवर स्टॉकिंग होगी ना अंडर स्टॉकिंग होगी, एंड द कॉस्ट हैज टू बी मिनिमाइज्ड। क्लियर? चलिए, एनी क्वेश्चन गाइस सो फार? हाँ जी बोलो। एनी क्वेश्चन? No, sir. नो क्वेश्चन। चलिए अब सुनिए, अगर 8 नंबर का सम आता है, चाहे वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आए चाहे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आए, ही विल आस्क यू टू फाइंड आउट 5 थिंग्स। वो आपसे बोलेगा 5 चीजें निकाल कर दिखाओ आप इस क्वेश्चन में। क्लियर है? अच्छा गाइस लेट मी टेल यू इस बार पेपर भी कैसे आया था। तो पेपर के अंदर ऐसा नहीं होगा कि सब एक एक मार्क के क्वेश्चन आएंगे, नहीं, एक पूरा सम आएगा, सब्जेक्टिव सम, उसी के वो ऑब्जेक्टिव बना देगा। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? क्लियर? तो जिस तरह आप सब्जेक्टिव सम सॉल्व करते हैं, आपको पूरा वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। फिर उसके अंदर जो भी चीज हम कैलकुलेट करते हैं वही हमारे एमसीक्यू के आंसर होंगे। क्लियर गाइस? चलिए, तो पहली चीज वो आपसे क्या पूछेगा? ईओक्यू निकाल कर दिखाइए। टेल मी, क्या सब बच्चों को समझ में आ गया व्हाट इज ईओक्यू? यस सर। कम ऑन। Yes, sir. अब दूसरा वो पूछेगा आपसे कि आप हमें एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल कर दिखाओ। क्या निकाल कर दिखाओ? एनुअल Annual ऑर्डरिंग ordering cost. कॉस्ट। ऑर्डरिंग ठीक है कॉस्ट। जी। अब सर इधर आइए, नीचे देखते वो कैसे आएगा। दिस इज कॉल्ड एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी पूरे साल में मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी। अगर मैथमेटिकली बोलूं तो कितना आसान है सर, पूरे साल के नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो कि आप एक साल में कितने ऑर्डर दोगे और उसे मल्टीप्लाई कर दो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से।
तो इफ आई कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्डर एंड देन आई मल्टीप्लाई इट विद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो क्या मुझे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल जाएगी? कम ऑन एवरीबॉडी। आगे ऐसा तो बड़े छोटा सा चीज आप देख सकते हैं, ये लिखा है पूरे साल में नंबर ऑफ ऑर्डर निकालिए, फिर इसे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पूरे साल की एनुअल कॉस्ट आ रही है। कम ऑन। Yes, अब sir. इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका है, डू वन थिंग, आप लीजिए एनुअल कंजम्पशन, जिसको मैं बोलता हूं ए, व्हाट आई कॉल इट ए, इसको डिवाइड कर दीजिए ऑर्डर साइज से। व्हाट इज ऑर्डर साइज? ईओक्यू, क्योंकि हम ईओक्यू मंगा रहे हैं ना, तो ए अपॉन ईओक्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर। जल्दी बोलो, क्लियर है? ए अपॉन ईओक्यू इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ ऑर्डर, Number of orders. एंड इनटू कर दो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से। तो फॉर्मूला क्या बना, अगर मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहूं, ए प्लीज राइट डाउन, आप लिख लो अपने रजिस्टर में, ए अपॉन ईओक्यू इनटू ओ इज इक्वल टू एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। इज दैट क्लियर गाइस? एग्जाम्पल ऐसे ही आप उससे सुन लो ओरली। मान लीजिए मेरी ए यानी एनुअल कंजम्पशन है 1 लाख केजी। कितनी है? 1 लाख केजी। 1 लाख। और मैंने कैलकुलेट करा तो ईओक्यू आया 20,000 केजी। ईओक्यू कितना आ गया? 20,000 केजी। तो अब आप ये कहते हो सर कि पूरे साल में मुझे 1 लाख केजी चाहिए, एक ऑर्डर में मैं 20,000 केजी मंगाऊंगा एक ऑर्डर देकर। तो इफ आई आस्क यू अ बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑर्डर विल यू प्लेस? 5 orders. 5 ऑर्डर। कैसे निकाला आपने? 1 सर lakh आपने divided 1 by लाख को 20,000 से डिवाइड ही तो किया है ना। व्हाट वाज 1 लाख? एनुअल कंजम्पशन। व्हाट वाज 20,000? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ordering cost. तो ए अपॉन ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? द नंबर ऑफ Number of ऑर्डर्स। orders. इसको इंटू कर देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से, यानी ओ से, तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल Annual ordering. एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है जी, समझ आ गया सब लोगों को? अब वो आपसे पूछेगा दूसरा, कैरिंग कॉस्ट निकालिए। क्या निकालिए? एनुअल कैरिंग कॉस्ट। तो आप पता करो ऑन एन एवरेज पूरे साल आप अपने पास कितनी इन्वेंट्री रखते हो और उसे मल्टीप्लाई कर दो पर यूनिट। पूरे साल में अगर मैं आपसे कहूं हम 10,000 केजी मटेरियल स्टोर में रखते हैं, 1 केजी मटेरियल स्टोर करने की कॉस्ट 10 रुपए है, तो कैरिंग कॉस्ट कितनी आ गई? 10,000 इंटू 10, एज सिंपल एज दैट। अब सर ये एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा? लिसन केयरफुली, जो आपने ऑर्डर साइज दिया है ईओक्यू, क्लियर है, उसको आप 2 से डिवाइड कर दो। तो जब आप इसे 2 से डिवाइड कर देते हो, सो दैट बिकम एवरेज इन्वेंट्री। व्हाट? एवरेज इन्वेंट्री जो हम Average अपने पास कैरी करते हैं। तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू व्हाट? ईओक्यू बाय 2। Order EOQ बोलो by जी, 2. बात क्लियर है? 2. दैट इज कॉल्ड एवरेज। अब इसको इंटू कर दीजिए सी से। व्हाट इज सी? Carrying cost per कैरिंग कॉस्ट per unit. पर यूनिट पर एनम। Per annum. annum. कैरिंग Per कॉस्ट annum. पर यूनिट पर Per annum. एनम। बोलो जी, बात क्लियर है? तो अगर Yes, मैं आपसे sir. बोलूं कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बना, तो प्लीज नोट डाउन, बहुत सिंपल है, ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी। ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी C. इज इक्वल टू व्हाट? कैरिंग कॉस्ट। ये ठीक है, कोई दिक्कत? टोटल कैरिंग इक्वल टू बराबर करें। ठीक है, क्या हम क्या कहें, हमें दूसरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल एनुअल ऑर्डरिंग तीसरा कैरिंग कॉस्ट। वेरी गुड, 3 चीजें हो गई। वो आपसे 5 पूछेगा, 5 बताई तो बोलेगा बताओ नंबर ऑफ नंबर ऑफ कैसे निकाला जाएगा? कम ऑन एवरीबॉडी, एनुअल यूजेज अपॉन डिवाइड बाय एनुअल यूजेज अपॉन ईओक्यू। बस दैट्स ऑल, खत्म हो गई बात। ए अपॉन ईओक्यू इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ ऑर्डर, जो अभी हमने डिस्कस किया था। अरे अगर आप देखें तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर ही तो है। ये ए अपॉन ईओक्यू इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ ऑर्डर। Order. क्लियर है? 4th पॉइंट
फिफ्थ एंड लास्ट वो आपसे बोलेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। बताइए Frequency of फ्रीक्वेंसी order. मींस टाइम गैप। टाइम गैप तो अगर मैं दो ऑर्डर कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप टाइम गैप डेज में बताओगे, या आप टाइम गैप जो है वो मंथ में बताओगे, या आप टाइम गैप जो है वो वीक में बताओगे। बोलो जी बात क्लियर। तो अगर वो बोले डेज में आंसर चाहिए तो 365 अपॉन नंबर ऑफ EOQ. नॉट EOQ नहीं, 365 अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर, 365 अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर, सो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बोलो जी बात क्लियर। या अगर वो बोले आंसर मंथ में दीजिए तो 365 को रिप्लेस कर देंगे किससे? 12 months. 12 से, अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर, Number of order. क्योंकि सर साल में 12 महीने होते हैं। अगर वो बोले सर वीक में आंसर दो वीक में, तो बताइए एक साल में कितने वीक होते हैं? 52 weeks. 52. तो 365 डेज को किससे रिप्लेस कर देना? 52 से। 52 डिवाइडेड weeks. बाय व्हाट? द नंबर ऑफ ऑर्डर। Number of That is called frequency. And as I have told you guys, frequency means time interval, time gap between two consecutive orders. दो लगातार ऑर्डर के बीच में जो टाइम गैप आता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कम ऑन एवरीबॉडी, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये EOQ का टॉपिक पूरा समाप्त हुआ। क्या मैं आशा करूं थोड़ा सा आपको समझ आया होगा? यस सर, यस सर, यस सर, Yes, sir. ठीक है, श्योर कर पाएंगे एग्जाम में आएगा तो? बिल्कुल सर। डेफिनेटली, sir. बस आपको फोकस करना है कि Yes, EOQ क्या होता है, क्लियर, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। क्लियर है गाइस? कम ऑन एवरीबॉडी। तो ये हमारा EOQ था जिसमें वो हमसे 5 चीजें पूछेगा। सर एक बार ऑर्डरिंग कॉस्ट वापस बता दो, एक बार ऑर्डरिंग कॉस्ट वापस। ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो क्या होती है, बहुत ध्यान से। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑर्डर। यानी मैंने आज एक ऑर्डर दिया, अब उस ऑर्डर को प्राप्त करने में जितनी भी कॉस्ट आएगी उन सबको जोड़े तो उसे क्या बोलेंगे हम? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है जी। तो अगर एक कंपनी सबसे पहली बात जब एक ऑर्डर प्लेस करती है, जैसे मान लो मैं बायर हूं और आप सप्लायर हैं, क्लियर है, मैंने आपके साथ डील करना है कि भैया मुझे एक साल में 10 लाख kg मटेरियल चाहिए। बोलो जी बात क्लियर। और रेगुलर सप्लाई चाहिए, बीच में रुकना नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? पता चला 2 महीने बाद आपने मुझे सप्लाई देना बंद कर दिया। क्लियर है? तो अगर आपने 2 महीने बाद मुझे सप्लाई देना बंद कर दिया तो अल्टीमेटली मुझे तो नुकसान हो जाएगा। क्लियर? कम ऑन। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है। अब मैं आपके ऊपर कोई केस भी नहीं कर सकता। क्लियर? मेरा जो लॉस हो रहा है उसकी रिकवरी कैसे करूं मैं आपसे? मैंने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ हमारे और आपके बीच में। क्लियर हो नॉट? तो Yes. जब एक कंपनी बड़ा ऑर्डर प्लेस करती है तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, जो आप बार बार लॉ में पढ़ते हो। बोलो जी बात क्लियर है? तो Yes. उस सब में, उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस पेपर वर्क में जितनी भी कॉस्ट आती है उसे बोला गया कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात? यस सर। चलिए, अब सप्लायर ने कहा भैया आपका माल रेडी है, आप उठा कर ले जाओ, उसे डिलीवरी ले जाओ। क्लियर है? या हम आपके गोडाउन में पहुंचाएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन कौन बियर करेगा? सेलर के बायर? बायर। बायर। ट्रांसपोर्टेशन हमेशा बायर की होती है, ये कभी सेलर बियर ही नहीं करता, इम्पॉसिबल है। बोलो जी बात क्लियर है? तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसकी होगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डर से लेकर मटेरियल प्राप्त करने तक जितनी भी कॉस्ट है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है। क्लियर है? अब जो 5 ट्रक, मान लो 5 ट्रक का ऑर्डर है, उस ट्रक में गुड्स कौन लोड करेगा, उसमें गुड्स अनलोडिंग कौन करेगा? क्लियर? लेबर करेगी ना? विल दे वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट? नो, नॉट एट ऑल। तो वो आ गया कॉस्ट ऑफ रिसीविंग गुड्स। क्लियर? फिर आता है इंस्पेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपने घटिया मटेरियल आपको सप्लाई होगी
दिया और बिना देखे हुए आपने प्रोडक्ट में बना दिया, क्लियर, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगा। पब्लिक एक बार अगर किसी प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दे तो दोबारा वो बहुत मुश्किल से उसे खरीदने पर राजी होते हैं। क्लियर है बात? तो हर कंपनी में एक पूरा इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है जिसका काम ये चेक करना होता है कि जो मटेरियल हम तक पहुंचा है वो हमारे सारे क्वालिटी कंट्रोल, हमारे सारे क्वालिटी चेक को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर है? तो ये काम कौन करेगा? दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। आप बंदे हायर करोगे, उनको सैलरी पे करोगे डेफिनेटली, क्लियर और नॉट? तो तब जाकर आप मटेरियल प्राप्त करोगे और प्रोडक्शन शुरू करोगे। इज दैट क्लियर? यस सर। मटेरियल ऑर्डर देने से लेकर प्राप्त करने तक सारी कॉस्ट किसमें आती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग। क्लियर? यस सर, इसका कोई फॉर्मूला डाउट? बता दो एक बार। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? आप लेंगे ए, मैं यहाँ Yes, sir. कोशिश कर रहा हूँ लिखने की, बट आई होप आप लोग थोड़ा सा देख पाओ। कैन यू सी ए? यस सर, यस सर। डिवाइडेड बाय ए यानी एनुअल, डिवाइडेड बाय ई ओ क्यू। गाइस थोड़ा मैं माउस से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज आप समझना, पेन तो हो नहीं सकता। ए अपॉन ई ओ क्यू, ये क्या बने? नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ और ऑर्डर। इसको आप इनटू कर देंगे किससे? ओ से। ओ से। ओके। ठीक है, तो ए अपॉन ई ओ क्यू इंटू ओ इज इक्वल टू व्हाट? ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल। बोलो, क्लियर और नॉट? यस यस सर। कैन यू रीड इट? पढ़ पा रहे हो ना आप लोग? यस सर, यस यस थोड़ा पता है आपको माउस से लिखने में दिक्कत होती है, तो ये हो गया ए अपॉन ई ओ क्यू, सिंपल। तो आपको पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है गाइस, चलिए। Yes, sir. तो आज के लिए हमारा ये सेशन होता है खत्म। तो आज हमने डिस्कस किया ईओक्यू। क्या मैं कह दूं आपको समझ आया? यस सर। रेस्पॉन्स तो करो यार, एनकरेजमेंट तो करो। समझ आया नहीं आया? Yes, sir, 100%. अब आपको टेस्ट देना है, तो मुझे पूरी आशा है टेस्ट में से पूरे मार्क्स चाहिए मुझे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो पहला टेस्ट मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत आसान बनाया है। क्लियर? Thank you, दूसरा sir. टेस्ट में बहुत मुश्किल Thank you, sir. बनाऊंगा ताकि हम बहुत अच्छी तैयारी कर सके। चलिए, Yes, थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग विद मी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।